यह मेरा बीएससी का नोट्स है, क्योंकि मैंने इसके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से ये मैं अपने बीएससी को नोट्स को इसलिए अपलोड करूँगी ताकि मैं इसे जब चाहूँ देख सकूँ, क्योंकि मैंने इसे अपने लाभ के लिए ही बनाया था, ताकि मैं इसे संरक्षित कर सकूँ। और कई बार होता है कि बहुत सारी बुक्स एकत्रित करके जब हम नोट्स बनाते हैं और जब ज़रूरत पड़ने पर वो सारी बुक्स एक साथ हमें नहीं मिल पाती हैं, तो इसलिए हम इसे अपलोड, और ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अब फटने भी लगी है, तो मैंने सोचा कि ये नष्ट होने से पहले मैं इसे एक वीडियो के रूप में अपलोड कर दूँ। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पादप जाति या नियम पुस्तिका, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी स्थान विशेष में उगने वाले पौधों का वर्णन क्या कहलाता है। जब जैसे कोई स्पीसीज किसी विशेष स्थान पर उगती है, तो उस क्षेत्र की जो हम अध्ययन करते हैं जिस बुक के अंतर्गत, तो उसे हम या तो कह सकते हैं कि ये इस पादप जात पे मैंने वर्गीकरण किया है, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, नियम पुस्तिका कहलाता है। देखो, आपने देखा होगा कि देखो पूरी बुक्स चूहों ने काट दी, इसलिए इसे मैं अपलोड करना चाहती हूँ। और जब हम कोई भी नियम पुस्तिका या पादप जात के लिए मतलब किसी जात के अध्ययन के लिए मैं जब बनाती हूँ, तो वो मैनुअल में हम कह सकते हैं कि वो हम एक उसे नाम भी तो देंगे कि किस पे क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए जो एक वैज्ञानिक हुए थे कौन, और जब पौधे के नामकरण के बारे में कहा गया, तो अब सोचा कि किस बात के लिए मैं कैसे नामकरण करूं। तो जब ये सोचा गया तो देखा गया कि नामकरण करने के लिए हम जात विशेष को चुनते हैं, या पौधे की किसी एक बनावट को, उनकी मतलब कोई ना कोई एक क्वालिटी ले लेते हैं। जैसे क्वालिटी का मतलब अगर किसी विशेष स्थान पे हुआ तो उस स्थान के नाम से भी कह सकते हैं, या रंग के नाम से भी कह सकते हैं, या उसकी कोई बनावट है उस आधार पे भी कह सकते हैं, या किसी पौधे से मिलता जुलता है। तो कई चीज़ें नामकरण करते हैं तो उस कई चीज़ें हम देखते हैं। और सबसे पहले जो सबसे अच्छी नामकरण पद्धति मानी गई वो कौन सी, द्विनाम पद्धति। कौन सी मानी गई, बॉटनिकल की नॉमेनकल्चर कौन सी, द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति का जो नामकरण हुआ वो किसने किया था, स्वीडन के एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे कौन, कैरोलस लिनियस। इन कैरोलस लिनियस ने पौधों को दो नाम देने की शुरुआत की। सन 1753 ईस्वी में अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम से की थी। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो पौधों का नामकरण किया था, ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किसी पौधे या अन्य जीव का नाम रखने की विधि को नामकरण कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब बच्चे होते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। इसीलिए किसी भी पौधे या जीव का भी नामकरण करके हम पहचानेंगे कैसे, कि एक नाम का मतलब होता है एक उसका विशेष पहचान जो हम देते हैं कि हर कोई इस नाम से उसको जान सके। तो ये द्विनाम पद्धति ये पद्धति किसने दी, दो नाम रखने, मतलब कितने नाम होंगे, दो नाम होंगे। किसी भी पौधे के दो नाम होंगे, दो नाम, इसीलिए इसको क्या कहा गया, द्विनाम पद्धति। इस पद्धति को क्या, नामकरण को क्या कहा गया, द्विनाम पद्धति। प्रथम नाम, इसमें अब दो नाम कौन कौन से हैं देखते हैं। प्रथम नाम जो है वो वंश का तथा दूसरा नाम जाति को प्रदर्शित करता है। दूसरा नाम किसको प्रदर्शित करता है, जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे अब आप कैसे समझेंगे कि वंश हो जाए, जैसे मनुष्य का नाम क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। तो ये जो सैपियंस है ये क्या है, स्पीसीज, क्या है, स्पीसीज है। जीनस, समान जाति के, जीनस क्या है, वंश क्या है, जैसे बहुत सारी एक जैसी जातियों को का समूह जो होता है, समान जाति के समूह को क्या कहेंगे, वंश कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम जंतुओं में देखें तो
अगर जंतुओं नहीं पौधों की ही बात करें तो कभी कभी आपने ही देखा होगा, नॉर्मल तौर पे देखने को मिल जाता है कि सरसों का पौधा और मूली का, इनके पत्ते देखने में कैसे होते हैं, सेम सेम लगते हैं। आप पत्ते देख के नहीं, अगर छोटे पौधे हो तो आप नहीं देख के बता सकते हो कि मूली का है या सरसों का है। तो दोनों का जब देखा कुछ बनावट एक जैसी थी, बीज भी समान ही तरीके से छोटे होते हैं, तो इनको अब इनका वंश कैसा एक कर दिया, कौन सा, वृश्चिका। इनका वंश कैसा कर दिया, वृश्चिका। यानी जो समानता थी, कुछ समानता देखी गई तो समूह जात मतलब बहुत सारी जातियों के अलग अलग एक समूह बना दिया, यानी वृश्चिका। वृश्चिका किसका, मूली का भी और सरसों का भी। अब इसकी स्पीसीज अलग होगी क्योंकि भाई मूली अलग है और सरसों अलग है। स्पीसीज जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। ये लक्षण, ये समान जाति वर्गीकरण की जो वर्गीकरण हम जब करते हैं तो सबसे ऊपर, अभी आपको हम बताएंगे, और सबसे लास्ट में क्या लिखा जाता है, जाति लिखी जाती है। तो जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। ये लक्षण ये में कैसे होते हैं, समान होते हैं, पर ये परस्पर लिंगी जनन द्वारा संतान उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे वृश्चिका कंपेस्टिस। अब जब कई एक जाति का बात की जाएगी तो जैसे मूली तो सिर्फ मूली और सरसों तो सरसों। अब जब एक जाति के होंगे तो इनमें कौन सा, लिंगी जनन होगा और संतान उत्पत्ति होगी। ये था हमारा पहला पन्ना। अब हम इसके आप दूसरे पन्ने को कैसे, देखो बहुत सारे लोगों ने क्या था कि पादप नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय संहिता। अब जब पादप का नामकरण पौधों का किया गया तो इसमें जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा देखा गया, 12वीं अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस 1975 से किया गया। मतलब जो नामकरण, जो मान्यता मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, वो कब से मिली, 1975 से। और यहाँ पर जब नामकरण हो गया उसके बाद फिर इनका क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ, यानी वर्गीकरण। नामकरण के बाद वर्गीकरण किया गया कि कैसे हम किन पौधों को किन के साथ रखेंगे, कैसे ग्रुप बनाएंगे, कैसे सीरीज, ये सब इसमें दिया गया। तो नामकरण का जो वर्गीकरण का था, तो वर्गीकरण का सबसे अच्छा बॉटनी का माना जाता है वर्गीकरण बेंथम और हुकर का। किसका माना जाता है, बेंथम और हुकर, ये दो साइंटिस्ट के नाम है, इनके नाम से ही ये सिस्टमेटिक पोजीशन जानी जाती है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जब बेंथम हुकर ने, जो मैंने इस बुक में लिखा है, मैंने एक बीजपत्री पौधों का नहीं लिखा क्योंकि जो बेस सेकेंडरी में वो 2 बीजपत्री पौधों का ही अध्ययन है, तो मैंने 2 बीजपत्री पौधों का ही अध्ययन यहाँ पे किया है। 2 बीजपत्री पौधों का पहले आप अर्थ समझ लीजिए कि कौन से हम, किन पौधों को हम 2 बीजपत्री पौधे कहते हैं। जब हम किसी पौधे को, पहले हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे कि कैसे हम 2 बीजपत्री पौधों को जानेंगे। आइए हम देखते हैं। सॉरी वीडियो पुश करने के लिए, क्योंकि मेरा एक फ़ोन आ गया था तो इस वजह से मुझे कुछ समय के लिए वीडियो पुश करनी पड़ी। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम किन पौधों को 2 बीजपत्री कहते हैं। आप किसी भी 2 बीजपत्री पौधे को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें देख कर ही आप पौधे को, अगर आप जैसे पत्ती को देखें, किसको देखें, पत्ती को, आप पत्ती को देखें तो 2 बीजपत्री पौधों की पत्तियाँ हम देखकर ही बता सकते हैं ये पौधा 2 बीजपत्री है या 1 बीजपत्री है। आपने देखा होगा कि कुछ पत्तियाँ होती हैं वो इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से होती है, ठीक है, और कुछ पत्तियाँ बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी होती हैं, ऐसे, ठीक। अब ये पत्ती से ही हम लगभग पहचान, हम आपको बता रहे पत्ती देख कर कैसे पहचान सकते हैं। तो जिस पौधे की पत्तियों में ये लाइंस आप देख रहे हो, ये लाइंस ऐसे, मतलब बहुत सा, ये पत्ती ही, मतलब आपको लगे कि ये एक हिस्सा इसका सूर्य की तरफ हमेशा रहता है और एक हिस्सा हमेशा नीचे की तरफ रहता है,
तो ऐसे पौधे की पत्ती को हम क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। ऐसे पौधे को क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। पत्ती देखकर बताएं। अब आपको पत्ती के अंदर जो सिरा विन्यास, ये जो बीच में आपने पत्ती देखी होंगी, तो पत्ती में छोटी छोटी महीन सी हमें क्या दिखाई देती है, पतली सी, ऐसा लगता है डोर्सल लाइन होती है, मतलब इन्हें हम बोलते हैं सिराएं। क्या बोलते हैं, सिराएं। अब हम सिरा किस प्रकार पत्ती में है, उसे हम कहते हैं सिरा विन्यास। क्या कहते हैं, सिरा विन्यास। क्या कहेंगे हम, सिरा विन्यास। सिरा विन्यास का मतलब क्या होता है, किस प्रकार उसमें बटा है, सिराएं किस प्रकार उसमें हैं, ये कहलाता है फैलना। सिराओं का पूरा किस प्रकार दिखाई हो, उसी वो कहलाता है हमारा सिरा विन्यास। अब किस पत्ती में कैसा सिरा विन्यास है, अगर एक बीजपत्री होगी, कैसी होगी, एक बीजपत्री होगी, पौधा कैसा है, एक बीजपत्री, तब उसका जो सिरा विन्यास होता है, तब उसका पत्ती का जो सिरा विन्यास होता है वो आपको समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर, यानी बिल्कुल जो सिराएं होंगी वो बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी होंगी। कैसी कैसी होंगी, सीधी सीधी। ऐसे भी सीधी सीधी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी सीधी सीधी हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, ऐसा सिरा विन्यास किस में होता है, मक्के में होता है, गेहूं में होता है, ठीक है। ऐसा सिरा विन्यास किस में होता है, ऐसा केले में, कैसे में, किस में, पौधे में होता है, केले में। तो ये सब कैसे हो गए, एक बीजपत्री, यानी जिनकी सिराओं का विन्यास समांतर। समांतर का मतलब होता है ये रेखाएं जो हैं ये लगाव बराबर दूरी पर होनी है, सीधी सीधी हो, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं सीधी सीधी हो, तो ये सिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर सिरा विन्यास होगा। अब आप पत्ती देखकर ही बता देंगे कि एक बीजपत्री है या दो बीजपत्री है, ठीक है। और जिस पत्ती का सिरा विन्यास कैसा होगा, जालिकावत। कैसा होगा, जालिकावत। जालिका मतलब का मतलब क्या होता है कि जैसे पौधे में जो पत्ती है, देखो मैं आपके सामने एक पत्ती बना रही हूँ, ठीक है। इसका सिरा विन्यास आपको जाल जैसा दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा, जाल जैसा, ऐसा लगता है सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ऐसा जो सिराओं का फैलना क्या कहलाता है, जालिकावत। क्या कहलाता है, जालिकावत सिरा विन्यास। जालिकावत सिरा विन्यास, समझ में आ गया आपको। अब जिस पौधे की पत्ती का जालिकावत सिरा विन्यास होगा वो आपको क्या कहलाएगा, द्विबीजपत्री। क्या कहलाएगी, द्विबीजपत्री। समझ में आ गया आपके। पत्ती देखकर आप कैसे उसका पता लगा सकते हैं, एक बीजपत्री है, दो बीजपत्री। ये तो मैंने आपको पत्ती देखकर बताया। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि नहीं, किसी ने कहा भैया पत्ती तो चलो मैंने नहीं देख पाई, अब कोई आपके मान लीजिए आपके से कोई पूछने आया और वो पत्ती लेकर नहीं आया, वो क्या लेकर आया, जड़ लेकर आया। क्या लेकर आया, जड़। अब उसने कहा बताओ कि ये कैसे पौधे की जड़ है, एक बीजपत्री पौधे की जड़ है या दो बीजपत्री पौधे की जड़ है। कैसे, एक बीजपत्री पौधे की जड़ है या दो बीजपत्री। तब आप क्या करेंगे, आपको जड़ देखनी है। जैसे ये मान लीजिए ऐसे, अगर जिस पौधे में जड़ ऐसे करके हो, इस तरीके से बहुत सारी, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि ये जाल जैसे ये सब फैली हुई हैं, और कोई भी जड़ आपको ये नहीं लग रही होगी कोई मोटी है, बहुत मोटी है, जो आप देख सकते हैं ये मेन जड़ है कि यही वो पूरी नीचे को जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है ये बस जाके फैल जाती है। तो ऐसी जड़ को हम क्या कहते हैं, जकड़ा जड़। क्या कहते हैं, जकड़ा जड़, ठीक है। आपस में ये सब एक दूसरे को आपस में उलझी हुई हैं, जकड़ा का मतलब उलझी हुई हैं, ठीक। इसी जड़ को हम अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपस्थानिक
जड़। ठीक है, ऐसी जड़ जिस पौधे में होगी वो होगा एक बीजपत्री। कैसा होगा? एक बीजपत्री। बताओ किस में होती है ऐसी जड़? बताओ, आपने तो देखी होगी। मक्का किस में होती है? मक्का, गेहूँ और बांस भी तो देखा है, बांस की भी जड़ आपको दिख जाती है। तो ये सब जड़ जिनमें ऐसी हो वो कैसे होंगे? एक बीजपत्री। और जिनकी जड़ आपने देखा होगा ऐसे पूरी जड़ एक लगभग नीचे को चली आई, मोटी सी जड़, उसके बाद इसमें से ही थोड़ी छोटी छोटी सी एक दो साइड से निकली है। लेकिन अब आप इसमें ये देखकर इस पौधे में बता सकते हैं कि एक जड़ जो नीचे मोटी चली आई यही मेन जड़ है, मुख्य जड़ जिसे कहते हैं। क्या? प्राथमिक जड़। क्या कहेंगे? प्राथमिक जड़, ये मुख्य जड़ कहेंगे। और यही सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण करती है। ये जिस पौधे में ऐसी जड़ होगी वो कैसा पौधा कहलाएगा? द्विबीजपत्री। कैसा कहलाएगा? द्विबीजपत्री पौधा कहलाएगा। इस जड़ का नाम होता है मूसला जड़। कैसा होता है? मूसला जड़। अच्छा, मूसला जड़ हम क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा घर में हम लोगों के मूसल होता है, कैसा होता है? मोटा सा। तो ये जड़ होती है जो सबसे मेन जड़ होती है वो मोटी होती है, इसलिए इसको मूसला जड़। अब बताओ ये जड़ किस में होती है? बताओ। मूली। अब बताओ, मूली का आप अगर बीज तो नहीं देखा लेकिन आपने मूली देखी है, जड़ देखी है, तो आप बता देंगे हाँ ये द्विबीजपत्री है। ठीक है, अब इसके बाद चलो मैंने ये तो जड़ की पहचान बता दी कि आप जड़ देख के, पत्ती भी देख के बता सकते हो, जड़ भी देख के बता सकते हो। अब मान लो ना किसी आपके सामने कि कोई पत्ती लेके आया ना जड़ लेके, अब आपके सामने क्या लेके आया? बताओ। तना। क्या लेके आया? तना। तो तना, जिसका तना कैसा हो? खोखला। कैसा हो? खोखला हो। ठीक है, वो तना कैसा होगा? एक बीजपत्री। कैसा पौधा होगा? एक बीजपत्री। यानी, और अगर खोखला नहीं होगा तो वो मजबूत नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? मजबूत नहीं होगा। क्योंकि जो एक बीजपत्री पौधों में संवहन ऊतक क्रम से नहीं होते हैं। क्रम से नहीं होते हैं, ना ही इसमें पिथ पाई जाती है। क्या? पिथ या कैम्ब्रियम। इसमें कैम्ब्रियम भी नहीं पाई जाएगी। और क्योंकि ये जो दो बीजपत्री होती है उसमें एकांतर क्रम में लगे होते हैं। कि संवहन ऊतक किस क्रम में लगे होते हैं? एकांतर क्रम में। एकांतर का मतलब एक, जैसे जाइलम फिर फ्लोएम होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इससे हम समझ जाते हैं कि क्रम, और जब क्रम से लगे तो जो तना होता है वो मजबूत हो जाता है। यानी जो काष्ठी तना बोलते हैं, मतलब लकड़ी इसकी मजबूत हो जाती है। लेकिन दो बीजपत्री में ऐसा नहीं होता। आप देखा होगा कि गेहूँ, मक्का जो भी है इनके अंदर जो ये संवहन ऊतक होते हैं ये फैले हुए होते हैं। कैसे होते हैं? फैले हुए ऐसे। तो ये मजबूत लकड़ी इनकी नहीं होती है। ये आपने तना देखकर बता सकते हैं। और दो बीजपत्री में कैसे? क्रम से ऐसे। ठीक है, फिर लेयर। ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे लगे होते हैं क्रम से, पूरी अलग लेयर फिर अलग लेयर ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, अब आपने जड़, तना, पत्ती के आधार पर मैंने आपको बताया कि आप जान सकते हैं कि पौधा एक बीजपत्री है या दो बीजपत्री है। अब आपको हम दो बीजपत्री पौधों का वर्गीकरण कैसे, देखो दो बीजपत्री यहाँ पर अब आपके समझ में, हाँ अभी मैंने आपको थोड़ा बीज के आधार पर हम देखते हैं कि पौधा, भाई कोई बच्चा मान लो आप या स्टूडेंट आपका बीज लेके आया, आपसे पूछा कि बताइए ये पौधा एक बीजपत्री है दो बीजपत्री।
जब किसी बीज का ऊपर का कवर यानी छिलका हटाने पर बीज 2 भागों में बट जाता है। बीज 2 भागों में बट जाता है तो इसे द्विबीजपत्री कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री पौधा। इसी से आपका अर्थ निकल आता है कि पौधा एक बीजपत्री या यहीं पे बीज किसका वर्णन किया गया? बीज, यानी बीज के कितने पत्र हो गए? बीज के 2 पत्र। बीज के 2 पत्र। कितने पत्र? 2 पत्र हो गए, यानी बीज को हमने 2 भागों में अपने आप बट गया, स्वतः बट गया, तो ये हो गया द्विबीजपत्री पौधा। ये बीज के ही आधार पे कहा। जैसे एग्जाम्पल में आप बता, दाल, जितनी भी दाल होती हैं, दालें जो होती हैं वो सब द्विबीजपत्री होती हैं। कैसी होती हैं? 2 बीजपत्री होती हैं, क्योंकि उनका कवर हटाओ तो 2 भागों। जैसे चना, अरहर, समझ में आ गया आपके? तो ये सब 2 बीजपत्री पौधे कहलाते हैं, जिनका हमने आपको बीज के आधार पे भी बता दिया। अब आप पूछेंगे कि जैसे एक बीजपत्री क्या? एक बीजपत्री पौधे के कवर हटाने पर वो बीज कभी 2 भागों में भी डिवाइड नहीं होता। जैसे आपने ये देखा होगा, चावल आपने कितना भी कवर हटा लो, कभी 2 भागों में डिवाइड नहीं होगा, स्वतः डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसे होंगे? एक बीजपत्री। अब 2 बीजपत्री पौधों का जब वर्गीकरण किया तो इन्होंने जो डिवीजन, सबसे पहले हमने क्या किया, इनको क्या नाम दिया? जब वर्गीकरण किया तो क्रम से डिवीजन विभाजन किया। किसमें? एक बीजपत्री पौधे 2 प्रकार के डिवीजन लिए। जैसे जब डिवाइड किया तो एक तरफ रख दिए एक बीजपत्री पौधा और दूसरा 2 बीजपत्री पौधा। तो इसको नाम क्या दिया डिवीजन को? डाइकोटिलीडन्स। क्या? डाई माने 2, कोटि मतलब कोट, जो उसके परत होते हैं उन्हें बोलते हैं डाइकोटिलीडन्स। ये हो गया यानी 2 बीजपत्री पौधा। फिर अब इसको देखेंगे, ये तो इन्होंने डिवीजन किया। डिवीजन के बाद ग्रुप, इसका दूसरा क्या है? ग्रुप, क्रम से। जैसे फाइलम, सब फाइलम, इस तरीके से डिवीजन के बाद ग्रुप बनाया। इसका छोटा रूप क्या होता है? पॉलीपेटली। पॉली मतलब बहुत से, और पेटली मतलब पेटल, यानी जो फूल का रंगीन भाग होता है उसे कहते हैं पेटल। जिसमें बहुत सारी पेटल हों तो उन्हें क्या कहेंगे? पॉलीपेटली। ऐसे पौधों को क्या, ऐसा ग्रुप रखा जाएगा इसमें। ठीक है, 2 बीजपत्री का। फिर उसके बाद सीरीज, श्रेणी। इसका और छोटा रूप क्या हो गया? सीरीज थैलमी फ्लोरी, यानी फूल जो कैसा था? थैलमस। उसका थैलमस कैसा था? फूल जो था उसका थैलमस के आधार पर डिवाइड किया गया तो उसे क्या गया? थैलमी फ्लोरी। फिर ऑर्डर रेनेल्स, और रेनेल्स ऑर्डर के अंतर्गत फैमिली कौन सी आएगी? रैननकुलेसी। ये इतने भागों में से हम जब वर्गीकरण किया तो हमने इस आधार ऐसे रखा, पहले डिवीजन, फिर ग्रुप, फिर सीरीज, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली। अब देखो बहुत सारी फैमिली जो आपको दिखा दें, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है रैननकुलेसी, पैपावरेसी, मालवेसी, कैरियोफिलेसी, मिर्टेसी, रूटेसी, फेवेसी, एपिएसी, एकेंथेसी और एस्ट्रेसी को कंपोजिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिटी, एपोसाइनेसी और एलिपिएडेसी, रूबिएसी, सोलनेसी, लेमिएसी और यूफोरबिएसी। सबसे नीचे क्या है? यूफोरबिएसी आपको दिख रही होगी। अब देखो इनके अंतर्गत कौन कौन से, जैसे आपने पूछा कि किसी ने पूछा कि आपको कुछ, हमने यहाँ पौधों को भी नाम लिख रखे हैं कि किसके अंतर्गत कौन कौन फैमिली में कौन सा पौधा आता है। रैननकुलेसी में आता है, रैननकुलेसी का इसमें पौधा तो नहीं लिखा आपने फिलहाल,
क्वेल्स लिखा है, ठीक है, इसके जो हमने वो लिख रखी है ऑर्डर। पैपावरिसी का मैंने पौधा यहाँ पे लिख रखा है एग्रीमोन मैक्सिकाना, जिसे हम कहते हैं, बताओ क्या चीज़ होती, कटैया, पीली कटैया, ठीक है। मालवेसी के अंतर्गत कौन सा आता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी गुड़हल, ठीक है। मेटेसी और रूटेसी के अंतर्गत जो खट्टे वाले आते हैं फल, जैसे साइटस मीडिएट, हाँ मीडिएशन जो आपका नींबू है, ठीक है। और फेवेसी के अंतर्गत पाइसम सैटाइवम, और एपीएससी के कनेर, ठीक है। और सोलनेसी के अंतर्गत आपका आलू आता है, बहुत सारे इसमें मैंने। कंपोजिटी के अंतर्गत आपका कौन सा, कंपोजिटी का बड़ा फेमस है, आप बताइए अब कौन सा हो सकता है, सूरजमुखी। अब हम आपको नेक्स्ट पन्ने पर ले चलते हैं, पहले आपको एक बार ये पूरा देख लीजिएगा। ये पूरा मेरा पेज है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पन्ने पर आपको ये है, ये जो नेक्स्ट पन्ना हमने यहाँ पे लिखा है उसमें लिखा है डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट जो होते हैं उनके विभिन्नता, यानी जो किस आधार पर उन्हें डिवाइड किया जाता है, तो वो देखते हैं। शुरू फ्लोरिंग प्लांट को हमने फ्लावर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, तो उस आधार पे हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्लावर पहले पौधों को ही डिवाइड करते हैं, उसके बाद पर आगे फूल का डिवाइडेशन है। कि पुष्पक्रम समझ लीजिए, पुष्पक्रम क्या होता है, पुष्पीय अक्ष पर लगे पुष्पों के क्रम को पुष्पीय क्रम कहते हैं। जब पुष्प अकेला निकलता है तब उसे एकल पुष्प कहते हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जो हमने बात कही है कि पुष्पीय क्रम क्या होता है, आपने देखा होगा कि पुष्प जब होते हैं किसी भी पौधे में, पुष्प मतलब फूल, जब फूल किस तरीके से लगते हैं, बहुत सारे गुच्छे में आते हैं, एक आता है बीच में निकलता है या पौधे के सिरे पे निकलता है, ये सब क्या कहलाता है, पुष्पीय क्रम कहलाता है। अब देखो, जब फूल एक निकलता है अकेला पुष्प, क्या लिखा है, अकेला, तब उसे हम क्या कहते हैं, एकल पुष्प। अब हम देखेंगे एकल पुष्प के प्रकार, यानी एकल पुष्प जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। हम आपको उतनी ही जानकारी देंगे जो इस पर हमें मेरा उद्देश्य है इस अपने नोट्स को सेव करना, तो हम ज़्यादा बाहर से तो नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़ेगी तो समझा देंगे। ये पौधे 2 प्रकार के, ये पुष्प जो है पौधे 2 प्रकार से लगते हैं, जैसे एकल पुष्प। तो नंबर 1 क्या हो गया, एकल अग्रस्त। जो एकल पुष्प होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं, एकल अग्रस्त। एकल अग्रस्त का मतलब आपको अग्र से ही समझ में आ रहा होगा, अग्र का मतलब क्या होता है, आगे, ठीक है। इस पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष यानी सबसे ऊपरी सिरा के अग्रभाग पर केवल एक पुष्प निकलता है। इसके बाद पार्श्व मतलब साइड में, किनारे पर में कोई शाखा और ना ही कोई पुष्प निकलता है, यानी केवल एक पुष्प उस पौधे पर आएगा, उसके बाद ना तो उसमें कोई शाखा निकलेगी ना ही कोई दोबारा पुष्प आएगा, और वो फूल जो पेड़ है वो नष्ट हो जाएगा, उसके बाद ही फल बन के नष्ट हो जाएगा, उसमें दोबारा कोई फूल नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, एकल अग्रस्त। क्या कहलाएगा, एकल अग्रस्त। अग्रस्त मतलब सबसे ऊपर ही फूल आएगा, बीच में कहीं नहीं आएगा। दूसरा इसका प्रकार है एकल कक्षस्थ। एकल कक्षस्थ, जब कक्षस्थ कलिका की वृद्धि रुक जाती है, मतलब कक्षस्थ कलिका किनारे से, जैसे मान लीजिए आपका, हम समझा दें तो एकल कक्षस्थ हम इस प्रकार देख, अब देखिए, आइए हम कक्षस्थ कलिका को देखते हैं। कक्षस्थ एकल कक्षस्थ जो पुष्प होता है वो किस प्रकार होता है कि जैसे
मान लीजिए ये पौधा है और इस पौधे से पहले एक शाखा निकली और उस मतलब कच्चे से मतलब किनारे से जब एक शाखा निकली और उस पर एक फूल आया, बिल्कुल सिरे पर एक फूल आया। उसके बाद ये शाखा की जो वृद्धि थी वो लंबाई रुक गई। ठीक है, फिर दूसरा किनारे से फिर एक शाखा निकली, फिर फूल आया, फिर रुक गई, फिर एक शाखा निकली, फिर फूल आया, फिर रुक गई वृद्धि। इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एकल कक्षस्थ पुष्प। एकल कक्षस्थ पुष्प। जो एकल कक्षस्थ पुष्प होते हैं वो कैसे, मैंने बताया ना, किस में पाए जाते हैं? गुड़हल में। किस में पाए जाते हैं? गुड़हल में। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंसेस जो ये हैं कितने प्रकार के हैं? ये देखिए, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस ये 3 प्रकार के होते हैं जो पुष्प के प्रकार हैं। पुष्पक्रम के कौन से पुष्पक्रम के? जो गुच्छे के रूप में लगते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सरल पुष्पक्रम, संयुक्त पुष्पक्रम और विशेष पुष्पक्रम। इसे कहते हैं सिंपल इन्फ्लोरेंसेस, कंपाउंड इन्फ्लोरेंसेस और स्पेशल इन्फ्लोरेंसेस। सिंपल जो इन्फ्लोरेंसेस है, ऐसे पुष्पक्रम में पुष्प सीधे सीधे मुख्य अक्ष पर लगे रहते हैं। सीधे सीधे किस पर लगे हुए रहते हैं? मुख्य अक्ष पर। जब जैसे पूरा पुष्प है वो वृद्धि कर जाएगा और कहाँ पर लगेगा? सीधे ऊपर मुख्य अक्ष पर जाके। ये जो पुष्प मतलब पुष्प अक्ष पे लगते जाते हैं। इस प्रकार के जो पुष्प हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? इनको इस आधार पर इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में बांटा गया है। अब नेक्स्ट, ये मुख्य अक्ष पर लगे जो पुष्प होते हैं उनके 2 प्रकार कौन कौन से? एक असीमाक्ष या अनिश्चित पुष्पक्रम, दूसरा ससीमाक्ष या निश्चित पुष्पक्रम। असीमाक्ष जो पुष्पक्रम होता है, इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष अनिश्चित काल तक वृद्धि करता है। जो मुख्य अक्ष है वो बढ़ता रहता है और अक्ष पर पुष्प अग्राविसारी अनुक्रम में लगे रहते हैं। किस क्रम में? अग्राविसारी, मतलब आगे की ओर बढ़ते बढ़ते लगे रहते हैं। इसके आगे क्रम दिखाए जाएंगे। और ये जो होते हैं असीमाक्ष जो तरीके से जो पुष्प होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 8। इस प्रकार के इसे 8 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रेशम, दूसरा सूकी या स्पाइक, तीसरा अनुसूकी या स्पाइकलेट, मंजरी या कैटकिन, स्थूल मंजरी या स्पैरेक्स या समसिक या कारिम्ब या छत्रक या अम्बेल, मुंडक या कैपिटुलम। 2 टाइप्स, नालिकाकार पुष्प और नालिकाकार पुष्पक और रस पुष्पक। ठीक है, रस में जो पुष्पक है इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि रेशम पुष्पक्रम कैसा होता है। कैसा? रेशम पुष्पक्रम। ये कौन सा? असीमाक्ष के प्रकार है। ठीक है, नंबर 1 रेशम। इस पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष लंबा तथा संवृत। संवृत का मतलब क्या होता है? संवृत यानी इसमें जो डंठल होता है, क्या होता है? डंठल। ठीक है, संवृत का मतलब होता है डंठल, जैसे जिससे फूल जुड़ा होता है। पुष्प अग्राविसारी अनुक्रम में लगे रहते हैं। जैसे मूली, देखो अग्राविसारी का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि देखो जैसे एक फूल, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे और ये बढ़ता रहता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अग्राविसारी क्रम। एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। समझ में? ये कहलाता है रेशम। कैसा पुष्पक्रम कहलाता है? रेशम पुष्पक्रम। अब आते हैं नेक्स्ट पन्ने पर। ये देखो,
इसमें पहला है रेशम के बाद सूकी या स्पाइक। सूकी का मतलब क्या होता है? सूकी, सूकी मतलब होता है कांटे टाइप में हर, ठीक है। तो इसमें जो अब्रंत, इसमें यहाँ जो फूल है वो क्या है, उसमें व्रंत नहीं होंगे, यानी डंठल नहीं होगा, सीधे सीधे किससे लगा होगा, शाखा से लगा होगा। इसमें अव्रंत पुष्प अग्रासारी अनुक्रम में लगे रहते हैं। जैसे देखो ये ऊपर इसका मैंने छोटा सा चित्र बनाया है, डायरेक्ट ये गई मतलब शाखा गई, शाखा ही से ये जुड़े हुए हैं बिल्कुल पास पास, ठीक है, समझ में आया। इन्हें हम क्या कहते हैं? अव्रंत। इसमें व्रंत तुम्हें कहीं दिख रहा है? व्रंत का मतलब ऐसे देखो, व्रंत का मतलब क्या है, ये जो ये है यहाँ पर ये जो लाइन गई ये व्रंत है और ये फूल, ठीक है, पुष्प है। तो यहाँ पर इसमें व्रंत दिख रहा है? नहीं, तो ये कैसे हो गया? अव्रंत पुष्प हो गया, ठीक। ये भी अग्राविसारी क्रम में, यानी एक फिर इधर और ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। तीसरा अनुसूकी या स्पाइकलेट। अनुसूकी या स्पाइकलेट या छोटे छोटे सूकी होते हैं। प्रत्येक अनुसूकी में 3 सल्क होते हैं, जैसे गेहूँ, धान। आपने देखा होगा जो फूल होता है उसके ऊपर छोटी सी एक कैप टाइप में संरचना होती है, जिसे सल्क कहते हैं। गेहूँ धान के तो आपने देखे होंगे, छोटे छोटे पुष्प होते हैं। इन्हें जो सल्क होते हैं, इन्हें 3 सल्क होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ग्लूम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूम्स। ये धान गेहूँ में पाए जाते हैं। अगला प्रकार है चौथा, मंजरी या कैटकिन। क्या प्रकार है? मंजरी या कैटकिन। मंजरी या कैटकिन, इसमें मुख्य अक्ष कोमल पतला तथा नीचे लटका हुआ होता है, जिस पर एक लिंगी पुष्प लगे रहते हैं। सभी पुष्प अव्रंत होते हैं, जैसे कि शहतूत। किसमें पाए जाते हैं? शहतूत में। स्थूल मंजरी और स्पेडिक्स। स्थूल का मतलब क्या होता है? मोटा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें पुष्प अक्ष मांसल, मैंने बताया ना मोटा, जिसमें जैसे मांस ज़्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? मांसल। या अक्ष बड़े रंगीन निपत्रों से ढका रहता है। इस पर एक लिंगी अव्रंत पुष्प लगे रहते हैं। ये देखो ये वाला, ये आपने किस में देखा होगा? केले में। किस में होता है? केले में। देखो इसमें जो पुष्प हैं वो कहाँ पर लगे हैं? ये बीच में ये शाखा है, इस पर ये छोटे छोटे ये पुष्प लगे हैं अव्रंत। इसमें व्रंत दिख रहा है पुष्प में? कहीं नहीं, डायरेक्ट शाखा से जुड़ा हो। और इसके ऊपर सल्क ये ऐसे पाए जाते हैं, बहुत मोटे मोटे सल्क होते हैं, यानी कवर टाइप में ढका रहता है। आपने केले में इसको बहुत अच्छे से देखा होगा। केले का अगर आप फूल देखना तो पुष्प बहुत अंदर होता है, उसके ऊपर से सल्क होते हैं, ठीक। और अनुसूकी का जो प्रकार था ऊपर मैंने अभी जो पढ़ाया, अनुसूकी में देखो इस तरीके से होता है। इसमें पहले से ये मतलब एक और शाखा से एक और छोटी शाखा निकली, उस पर ऐसे ये फूल लगे हुए और उनके ऊपर छोटे छोटे सल्क होते हैं। ये पूरा पेज आप इस प्रकार देख सकते हैं। अगला जो है प्रकार वो है समशिख। समशिख, यहाँ पर इसको आपके हेडिंग से ही पढ़ने से ही आपको अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हो। सम माने बराबर और शिख माने ऊपर, शिखा पर जाके सभी पुष्प कैसे हो जाए? बराबर लंबाई के हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? समशिख। देखो यह पुष्प रेशम से मिलता जुलता है। किससे मिलता है? रेशम से, परंतु इसका मुख्य अक्ष छोटा होता है। इसमें पुष्प अग्राविसारी अनुक्रम में लगे रहते हैं। सबसे नीचे वाला जो पुष्प है, पुष्प के व्रंत लंबे होते हैं और जैसे जैसे ऊपर की ओर अर्थात मुख्य अक्ष अग्र की ओर बढ़ते रहते हैं, जैसे पुष्प जो फूल हैं वो मुख्य अक्ष की ओर बढ़ते रहेंगे, पुष्प व्रंत छोटे होते जाएंगे। इसलिए सारे पुष्प एक ही तल में आ जाते हैं, यानी सबका जो सिरा है ऊपर वाला शिख माने चोटी, बिल्कुल सबसे ऊपरी हिस्सा बेस, वो पुष्प के सारे एक समान एक ही लंबाई में आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं इसको समशिख।
ये देखो इसके चित्र के माध्यम से तो सबसे बड़ा जो पुष्प, सबसे नीचे पुष्प होगा उसका वृत्त सबसे लंबा हो जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर जितना ऊपर बढ़ते हैं। और इस प्रकार के पुष्प आपने कहाँ देखे बताइए? धनिया में। किसमें देखे? धनिया का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो। देखो छत्रक, कैसे? छत्रक, इसमें जो पुष्प छोटा तथा संवृत होता है, एक ही स्थान से सभी पुष्प जो वृंत है वो सभी एक ही स्थान से पुष्प निकलते हैं। सभी पुष्पों के वृंत की लंबाई समान होती है और जहाँ से पुष्प निकलते हैं उस स्थान पर निपत्री, छोटे छोटे पत्ते आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये निपत्री इनको कहते हैं। और इनका एक पूरा चक्र बन जाता है जहाँ से ये पुष्प निकलते हैं। ऐसे पुष्प किसमें होते हैं? धनिया में। ये देखो मैंने लिख रखा है धनिया, ठीक है। इस प्रकार को क्या कहेंगे? अगला जो देखो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है? मुंडक। मुंडक या कैपिटुलम। मुंडक या कैपिटुलम। मुंडक का मतलब बिल्कुल जैसे सपाट ऊपर वाला हिस्सा, कैप। तो इसको देखो, ये पेपर में बहुत बार आया था इसलिए मैंने इसको देखो VIP करके देखो, वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें मुख्य अक्ष छोटा, चपटा, उत्तल या अवतल हो जाता है और जिसे रेसेप्टिकल या पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन पर अवृंत पुष्प लगे रहते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे गेंदा में आपने देखा होगा बिल्कुल चपटा हो जाता है पुष्पासन और उसके ऊपर जो सारे पुष्प लगे रहते हैं। अब देखो इसमें भी 2 प्रकार के पुष्प हैं। पुष्प कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक तो रश्मि पुष्प जो पुष्पक और दूसरा नलिकाकार। इसमें दल पुंज जो है वो जीवाकार के होते हैं। यह पुष्प एक व्यास सममित होते हैं और जो नलिकाकार यानी ये एक व्यास सममित का मतलब जानते हो आप लोग? एक व्यास सममित क्या होती है? जब किसी चीज़ को हम एक ही जगह से काटने पर वो 2 भागों में, समान 2 भागों में, सिर्फ एक जगह से काटने पर समान 2 भागों में बटे तो उससे कहलाता है एक व्यास सममित। नलिकाकार पुष्प, इसमें क्या होता है? ये मुंडक के ही प्रकार है। इसमें दल पुंज नलिकाकार होते हैं और यह त्रिज्या सममित होते हैं। नलिकाकार उभयलिंगी होते हैं और जैसे सूरजमुखी। इसके बाद अगला देखो, ये जैसे ये पूरा छोटा सा होता है उसके ऊपर सब पुष्प लगे होते हैं, आपने देखा होगा गेंदे का पुष्प। दूसरा है ससीमाछ। इसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाती है और मुख्य अक्ष स्वयं पुष्प बन जाता है। जिसके बाद पार्श्व से शाखाओं का विकास होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? असीमाक्ष और अभी है ससीमाक्ष। ये मैंने आपको बताए थे कि इसके कितने प्रकार होते हैं? 2, ससीमाक्ष और असीमाक्ष। तो सरल पुष्प के यहाँ से जो असीमाक्ष था वो ख़त्म हो गया, अब आया ससीमाक्ष। ससीमाक्ष ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है? इसका मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाती, उसमें मुख्य अक्ष बढ़ता रहता था, फूल निकल। एक साखी जो ससीमाक्ष था उसके भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। नंबर 1 कुंडलाकार ससीमाक्ष। इस प्रकार के मैंने बताया ना, उसमें क्या होता है कि पहले एक पौधा बनता है, उस पर फूल आ जाता है, फिर उससे एक नई शाखा निकलती है, फिर उससे पौधा आता है, वो शाखा पर फूल निकलता है, फिर वो शाखा की वृद्धि रुक जाती है, फिर उस शाखा से एक नई शाखा निकलती है, फिर उस पर फूल आ जाता है, फिर उस शाखा की, ऐसे करके मतलब क्रम चलता रहता है। अब इसमें इसके भी 2 प्रकार के हैं जो एक शाखी होते हैं, उनमें क्या है? कुंडलाकार ससीमाक्ष। इस प्रकार के एक शाखी पुष्पक्रम में सभी शाखाएं मुख्य अक्ष के एक ही ओर से निकलती हैं। भाई एक ओर से निकलेंगी बराबर तो वो गोल रूप हो जाएगा। एक ही ओर से निकलती है। ये शाखाएं दाईं ओर या बाईं ओर दोनों तरफ हो सकती हैं। जैसे मकोए, किसमें? मकोए आपने देखी होगी, उसमें ऐसे ही निकलती है और ये देखो कुंडली जैसा यानी गोल रूप हो जाता है। अगला है इसका दूसरा प्रकार एक ही शाखी का, वृश्चिक।
ससीमाक्ष कैसा, वृश्चिक, वृश्चिक के अंदर बिच्छू का आकार का। इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष पर उत्पन्न पार्श्व शाखाएं रूपांतरित रूप से बाएं तथा दाएं क्रम में स्थिर रहती हैं। पुष्प तथा निपत्र पुष्प शाखाओं पर विपरीत क्रम में लगे रहते हैं, जैसे कपास, यानी पहले एक शाखा निकली, फिर उस पर पुष्प आया, और वो सबसे जो पेड़ की मुख्य शाखा होती है उस पर पुष्प आया, एक ही पुष्प, और उसकी वृद्धि रुक गई। फिर उसी से दूसरी शाखा निकली, उस पर सिरे पर पुष्प आके फिर उसकी वृद्धि रुक जाती है। फिर तीसरी, फिर उसी से एक और शाखा निकली, मतलब जो शाखा में पुष्प आता जाएगा उससे वृद्धि रुक जाएगी और उसी ही शाखा से एक नई शाखा का जन्म होगा। इस तरीके से बिच्छू के आकार का इसका आकार हो जाता है, इसीलिए कहते हैं वृश्चिक ससीमाक्ष। फिर दूसरा जो है द्विशाखी। अभी तक कैसे चल रहे थे, एक शाखी, कैसे चल रहे थे, एक ही शाखा निकलती थी, फिर उस शाखा से एक शाखा, फिर एक शाखा से, अब है द्विशाखी ससीमाक्ष। इस प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष के अग्रभाग पर एक पुष्प उत्पन्न होता है। मुख्य अक्ष पर कितना आएगा, एक पुष्प आएगा, तथा पार्श्व क्रम में दो शाखाएं विपरीत दिशाओं में। देखो दो शाखाएं, पहले इस पेज को देख लीजिए, फिर आपको हम नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। दो शाखाएं विपरीत दिशाओं में शाखाएं उत्पन्न होती हैं और इन शाखाओं पर भी उसी क्रम में पुष्प पुनः उत्पन्न होते हैं। जैसे ये पौधा था, इसके मुख्य अक्ष पर एक पुष्प आ गया, फिर यहाँ इसकी वृद्धि रुक गई, फिर इससे फिर दो शाखाएं निकली, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, फिर इस पर इस जो निकलती शाखा निकली, इस पर मुख्य अक्ष पर आके पुष्प, इसकी वृद्धि रुक गई, फिर इसमें से दो शाखाएं निकली और फिर उसके मुख्य अक्ष पर वृद्धि आके रुक गई, फिर उसमें से दो शाखाएं, इस तरीके से इसमें बराबर निकलती रहती हैं। तो इसे कहते हैं द्विशाखी ससीमाक्ष। क्या कहेंगे, द्विशाखी। अगला है बहुशाखी ससीमाक्ष। क्या है, बहुशाखी। इस प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष के अग्रभाग पर एक पुष्प उत्पन्न होता है तथा इसके पार्श्व क्रम के चारों ओर मुख्य अक्ष पर कितना, एक पुष्प आएगा और उसकी वृद्धि रुक जाएगी। उसके बाद तथा इसके पार्श्व क्रम में यानी किनारे की तरफ चारों ओर बहुत सी शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण यह कैसा लगता है, अम्बेल यानी अम्ब्रेला टाइप में दिखाई देता है। इसके पुष्प का विन्यास अपकेंद्री या तालाभिसारी क्रम में पाया जाता है, जैसे मदार, आक भी कहते हैं। देखो एक पुष्प आया, इस पर रुक गए, फिर इससे बहुत सारी शाखाएं चारों तरफ निकली और उन पर भी पुष्प आता है। इसका हम इस प्रकार फोटो पूरे पेज का देख सकते हैं। अगला है, अब जो हम सरल पुष्पक्रम के सभी प्रकार पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था जो पुष्पक्रम कितने प्रकार का होता है, सरल, संयुक्त और विशेष। उनमें से अब सरल पुष्प के सभी प्रकार पढ़ चुके हैं। अगला है संयुक्त पुष्पक्रम। संयुक्त पुष्पक्रम ऐसे ये पुष्पक्रम सीधे सीधे मुख्य अक्ष से उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि ये मुख्य अक्ष पर बहुत सी बहुत सी शाखाओं से जो अक्ष से निकलती है, पुत्री अक्ष उत्पन्न होते हैं। इन पर पुष्प विभिन्न क्रम में लगे रहते हैं। जैसे ये मुख्य अक्ष है, इस पर तो कोई पुष्प नहीं आएगा, फिर यहाँ से जो शाखाएं निकलेंगी उन पर पुष्प लगेंगे। ये कहलाते हैं संयुक्त पुष्पक्रम। ये भी कितने, 3 प्रकार के होते हैं। देखो जैसे नंबर 1 यौगिक असीमाक्ष। नंबर 1 यौगिक असीमाक्ष। ऐसे पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष शाखित हो जाता है, जिस पर असीमाक्ष रीसिमोस क्रम में पुष्प उत्पन्न होते हैं। आप देख रहे होंगे चित्र के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि वही एक इधर से मुख्य अक्ष पर कोई पुष्प नहीं होता है। अगला है यौगिक छत्रक। तो यौगिक छत्रक, ये धनिया, यौगिक समसिक, फूल गोभी, ठीक है। इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया, आप देख भी सकते हैं। अभी तक एक पुष्प आता था और इसे आप इसे यौगिक का मतलब
बहुत सारे याद आ गए तो इसीलिए इसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, जुड़ के। अब तीसरा है जो प्रकार है वो विशेष पुष्पक्रम का। विशेष पुष्पक्रम ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शायथियम। इस प्रकार का पुष्पक्रम एक पुष्प की भांति दिखलाई पड़ता है, जिस मतलब आपको लगेगा कि पूरा एक ही फूल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पूरा पुष्पक्रम होता है, बहुत सारे उसमें पुष्प, जिसका प्रत्येक पुष्प निपत्री होता है। इस सारे निपत्र आपस में मिलकर यह क्या प्याले नुमा, कैसे प्याले के आकार की संरचना बना लेते हैं, जिसमें निचक्र के बाहर मकरंद ग्रंथि तथा अंदर केंद्र में वृंत के अंदर मादा पुष्प तथा मादा पुष्प के चारों ओर नर पुष्प पाए जाते हैं। ये देखो इस तरीके से ये सारे बहुत सारे आपको पुष्प दिख रहे होंगे। ये फीमेल और ये मेल चारों तरफ पूरा ये इस तरफ निपत्र यानी जैसे कवर होता है। ठीक है, ढकने के लिए। अगला है कूट चक्र। कूट बने झूठ है। इस प्रकार के पुष्पक्रम के पुष्पीय क्षेत्र में एक पार्श्वसंध के 2 विपरीत पत्तियां तथा पत्तियों के अक्षों में ही एक आवृंत या छोटे वृंत वाले पुष्प द्विशाखी ससीमाच क्रम में लगे रहते हैं। सभी पुष्प उभयलिंगी तथा दल पुंज 2 अधरों में विभाजित होता है। ये देखो। और इसका एक प्रकार और है ये, बस ये है उद्रंबक या हाइपोथोडियम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पासन मार्शल मोटा नाशपाती के आकार होता है, बंद होकर खोखले प्याले जैसे संरचना तथा ऊपरी भाग में एक छोटा सा छिद्र जो सल्कों से ढका रहता है। प्याले नुमा दीवार पर ही पुष्प विन्यासित रहते हैं। छिद्र के पास नर पुष्प तथा आधार पर मादा पुष्प पाए जाते हैं या अवृंतीय होते हैं, जैसे गूलर। ठीक है, इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पासन मार्शल मोटा नाशपाती के आकार का, यानी जो पुष्पासन है, पुष्पासन पूरा गोल हो जाता है, उसके अंदर आते हैं। ठीक है, आकार का होता है, बंद होकर खोखले प्याले जैसे संरचना तथा ऊपरी भाग में एक छोटा सा छिद्र जो सल्कों से ढका रहता है। प्याले नुमा दीवार पर ही पुष्प विन्यासित रहते हैं और छिद्र के पास नर पुष्प तथा आधार पर मादा पुष्प पाए जाते हैं या अवृंती। सभी पुष्प कैसे होंगे? अवृंती होंगे, जैसे गूलर। बहुत लोगों ने आपने कहावत सुनी गूलर का फूल नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं रात में खिलता है, ऐसा कुछ नहीं। जो गूलर होता है उसके अंदर जो मांसल भाग है उसके अंदर जो पुष्प है वो अवृंती छोटे छोटे लगे होते हैं। आप देख सकते हैं कभी भी अगर आपको पौधा दिखाई देता है तो। ये था आपका पूरा पुष्पक्रम हो गया और इसे आप